पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आग का पर्यायवाची क्या होता है साथियों। देखिए, आग का पर्यायवाची आग को कहते हैं अनल कहते हैं, आग को कहते हैं पावक कहते हैं, आग को कहते हैं कृशाणु कहते हैं। लेकिन पूछा गया था इनमें से कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है, तो व्योम साथियों नहीं है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। पोखर की अगर बात करें, पोखर आपका एक तद्भव शब्द है, तो पोखर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा। आंसर आपका ए के साथ। आंख का नीर ढल जाना यानी कि आंख का पानी ढल जाने का मतलब साथियों क्या होता है, बिल्कुल बेशरम हो जाना, बिल्कुल निर्लज हो जाना। आंसर आपका बी के साथ। अंग अंग टूटने का मतलब साथियों क्या होता है कि बहुत ज्यादा थक जाना एक तरीके से, तो शरीर से अंग अलग हो जाना नहीं, हड्डी टूटना नहीं, शारीरिक विकास होना नहीं। तो मैं कहूंगा साथियों थकावट से बदन में दर्द होता है तो इंसान कहता है अंग अंग टूट गया। प्रतीक्षा की अगर बात करें, इस शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो साथियों प्रतीक्षा की अगर बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगी, प्रति जो होगी ना साथियों ये आपका उपसर्ग हो जाएगा एक तरीके से। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, बताइए। तो प्रभावी का विलोम अप्रभावी भी होगा, निष्प्रभावी भी होगा और प्रभाव शून्य भी होगा, लेकिन अप्रयुक्त नहीं होगा। नहीं होगा तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ, ये एक लोकोक्ति और इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, मांग कर खाना नहीं, सबकी सेवा व्यर्थ करने वाला नहीं, दूसरों के भरोसे रहने वाला भी नहीं, सहयोग से काम आसानी से होना, ये इस लोकोक्ति का बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, इसको हम लोग मिताहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिताहारी कहते हैं। उत्पादक जमीन के लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, बताइए। यानी कि जो उत्पादक जमीन होती ना उसको तो उर्वर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उर्वर कह सकते हैं। आंसर आपका डी के साथ। विनय और व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म खोजिए साथियों, बताइए। तो देखिए यहां पर अगर बात करें घट और घड़ा, घट आपका तत्सम शब्द हो जाएगा और घड़ा उसी का तद्भव हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। राख का रक्षा नहीं होता है, धन्या धनी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका अगर हो ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अश्लील की अगर बात करें, अश्लील का विलोम क्या होता है, तो अश्लील का विलोम तो साथियों श्लील होता है। राइट आंसर आपका ए के साथ। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिक, देखिए ताजा गन्ना नहीं कह सकते, गन्ना कभी ताजा नहीं होता है। ताजे गन्ने गलत, ताजा गन्ना गलत। तो कुल मिला के साथियों यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, ये आपका वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य के खंडों को जोड़ते हैं उनको साथियों क्या कहा जाता है, तो वो तो समुच्चय बोधक शब्द कहलाए जाते हैं। आंसर आपका डी के साथ। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि जिसकी वर्तनी बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पर उल्लंघन भी सही लिखा है, मनोरथ भी सही लिखा है, उज्जवल सत्य गलत है, उज्जवल नहीं होता उज्जवल होता है, 2 बार आधा आधा जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुग्रह का साथियों विग्रह होता है, विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। उसके बाद देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं, तो क्रिया के साथियों 2 भेद होते हैं। आंसर आपका बी के साथ। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, बताइए। तो यहां पर अगर देखिए ऋषि सही है, संध्या सही है, संस्कार सही है। अगर सन्यासी गलत है, कैसे गलत, अगर यहां पर एक अंक की बिंदी आ जाती या 2 बार ना आ जाता कुल मिला के साथियों, तो वो सन्यासी आपका बिल्कुल सही हो जाता। उसके बाद अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए अधोलिखित मतलब जो नीचे शब्द लिखे हैं उसमें कौन सा तत्सम नहीं है, ये तो आपका तत्सम है, तत्कर तत्सम होता है, ध्यान भी आपका तत्सम होता है, बोध भी आपका तत्सम होता है। लेकिन हाथ की अगर बात करें तो ये एक साथियों तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, ये आपका एक तद्भव शब्द है। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो साथियों उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अजानुबाहु कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अजानुबाहु कहा जाता है। आंसर आपका ए के साथ। तो आपने साथियों 20 क्वेश्चन देखे हिंदी के, अब आप 20 क्वेश्चन देखेंगे सामान्य ज्ञान के, उसके बाद 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन मैथ के। पूरे मॉडल पेपर में से देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही जा रहे हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वस्तु और सेवा कर को कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। ट्विटर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की स्थापना साथियों कब की गई, तो 2006 में की गई। ये सभी के सभी क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल के और आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो जयराम रमेश हैं, इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, तो नदियों पर बांध बनाना चाहिए, बिल्कुल। जल के दुरुपयोग को रोकना चाहिए, बिल्कुल।
वर्षा के जल का संचय करना चाहिए, बिल्कुल इन सभी को लागू करना चाहिए, बिल्कुल साथियों ये सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो 5 जून को मनाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। ये बात किसने कही थी? ये कथन तो साथियों स्वामी विवेकानंद जी का है, इसलिए राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बताया गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? तो ये तो सिंधु और झेलम के बीच स्थित है, जो तक्षशिला नगर है। उसके बाद देखिए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो साथियों तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला था। आंसर आपका सी के साथ। साथियों अभी जब मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके सामने खुलेंगे ना, तब आपको बहुत मजा आने वाला है, और बहुत बढ़िया बढ़िया साथियों आज के इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिए हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों बताइए? तो ये कौन है? ये विशाख दत्त है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण साथियों कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था? ये तो कुशीनगर में हुआ था महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण। उसके बाद देखिए गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो गुलाम वंश के प्रथम शासक साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आंसर आपका ए के साथ। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था साथियों कौन सी थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है बताइए? तो ये भी है, ये भी है, पोटेशियम नाइट्रेट भी है, लेकिन सोडियम सल्फेट नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो पॉलीथिलीन की अगर बात करें, पॉलीथिलीन गैस साथियों प्लास्टिक से ही उत्पन्न होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक के साथियों संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। अगर आपने उत्तर चयन किया है तो बिल्कुल सही किया। शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग साथियों कब गठित किया था? तो कब गठित किया था? 1917 में गठित किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान से कौन से, यानी कि ये कौन से राज्य में है? तो ये कहां पर है साथियों? ये तो तमिलनाडु में स्थित है, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान। उसके बाद देखिए भारत के निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो अगर बात करें साथियों ये भी प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो चेन्नई की अगर बात करें ये साथियों प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। अब देखिए साथियों हम लोग साथियों बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ कि वो आरेख आपको चुनना है जो शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों के बीच साथियों सही संबंध का निरूपण करता है। देखिए मान लीजिए क्या हो जाएंगे? शिक्षित लोग हो जाएंगे। अब देखिए जो अध्यापक हैं वो शिक्षित लोगों के अंतर्गत ही आएंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा। बेरोजगार लोगों की अगर बात करें तो साथियों मान सकते हैं कि कुछ बेरोजगार लोग जो होंगे, ये बेरोजगार लोग का है, ये कुछ बेरोजगार जो होंगे वो कुछ शिक्षित भी होते हैं, और कुछ शिक्षित भी होते हैं, और कुछ बेरोजगार होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, नहीं शिक्षित होते हैं। तो कुल मिला के साथियों कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऐसा तो साथियों आपको ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। ये तो मैंने पॉइंट रख दिया था। कुल मिला के ये जो देखिए छोटा सा है वो ये मैंने यहाँ पर बनाया है। तो आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कथन आपके सामने लिखा हुआ है कि बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है, मतलब थोड़ी देर की होती है। चिरस्थायी खुशी अपने भीतर से ही आती है। बात तो बिल्कुल सही है। यहां पर अगर बात करें साथियों कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता। ऐसा क्या भाई? कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी नहीं होती। बिल्कुल साथियों चिरस्थायी नहीं होती, वो क्षणिक होती है, थोड़ी देर की होती है। तो दूसरा वाला तो सही है लेकिन पहला वाला गलत है। तो ऐसा कहां लिखा है कि दूसरा वाला सही है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए संपादक का संबंध जैसे पत्रिका से है साथियों, वैसे ही क्या उपन्यास का संबंध लेखक से होगा? क्या कविता का संबंध कवि से होगा? कुर्सी का संबंध क्या बढ़ई से होगा? या निर्देशक का संबंध फिल्म से होगा? तो यहां पर साथियों अगर बात करें, देखिए जैसे संपादक पत्रिका का संबंध है साथियों, वैसे ही निर्देशक एक तरीके से फिल्म को तैयार करता है, संपादक पत्रिका को तैयार करता है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है ना? चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों, यहां पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए ए डी बी सी और डब्ल्यू जेड एक्स वाई है। तो आपको बताना है कि जैसे इसका संबंध, वैसे आपको बताना है ई एच एफ जी का संबंध किससे? ए से, बी से, सी से या डी से। अब यहां पर साथियों सबसे पहले आप अगर बात करें, देखिए ये 1 पर होता है, ये 4 पर होता है, ये 2 पर होता है, ये साथियों 3 पर होता है। उसी प्रकार ये आपका 23 पर होता है। ठीक है ना? ये आपका 26 पर होता है, और ये आपका साथियों एक तरीके से अगर बात करें 24 पर होता है, और ये आपका 25 पर होता है। यहां पर अगर साथियों बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखिए ए डी
ए, ठीक है, यहाँ पर बी सी आया है और यहाँ पर एक्स वाई आया है, यानी कि डायरेक्ट आगे। लेकिन देखिए क्या कुछ ऐसे मामला बन सकता है, ए से कितना बड़ा है जेड डब्ल्यू हो जाए, डी से कितना बड़ा है जेड हो जाए, बी से कितना, तो ये मामला नहीं बनेगा, यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा यहाँ पर। साथियों देखिए जो लॉजिक मुझे लग रहा है ना, वो अपोजिट लेटर का लग रहा है। जैसे कि अगर हम इसके ऊपर लिख दें ए डी बी सी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए का अपोजिट लेटर जेड होता है, डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू होता है, बी का अपोजिट लेटर वाई होता है और सी का अपोजिट लेटर एक्स होता है। देखिए आपको दो चीजें मालूम होना चाहिए। पहली चीज तो ये मालूम होना चाहिए कि लेटर पोजीशन, यानी कि ए की पोजीशन 1 पर, सी बी की पोजीशन 2 पर, सी की पोजीशन 3 पर, डी की पोजीशन 4 पर। और दूसरी बात आपको मालूम होना चाहिए कि ए का अपोजिट लेटर जो होता है वो जेड होता है, उसी प्रकार बी का जो होता है साथियों वो वाई होता है, सी का क्या होता है साथियों आपका एक्स होता है, डी का क्या होता है डब्ल्यू होता है। ये चीजें भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अब इसका उल्टा ही करेंगे। अब जैसे कि अगर जब हम बात करते हैं साथियों कि एच का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो एस होता है, ई का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो वी होता है, उसी प्रकार जी का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो टी होता है, और साथियों यहाँ पर अगर बात करें एफ का क्या होता है, तो यू होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें एस वी टी यू कहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कि एक का संबंध। साथियों मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल शून्य से उठाया है। कहाँ से उठाया है? मैंने आपको साथियों शून्य से उठाया है, और मैं आपको साथियों कहाँ पर पहुंचा दूंगा, बिल्कुल एक तरीके से अगर बात करते हैं ना, शून्य से उठा के साथियों शिखर तक आपको पहुंचा दूंगा। क्या? शिखर तक आपको साथियों पहुंचा दूंगा। बिल्कुल बेसिक से तैयारी शुरू की है, और जिसने अभी तैयारी शुरू की है साथियों वो भी इस क्लास से अगर पढ़ेगा तो बहुत आसानी से एग्जाम को क्रैक कर डालेगा। यहाँ पर 1 से साथियों 36 हुआ है, तो यहाँ पर 2 से क्या होगा? देखिए अगर बात करें साथियों ये 1 है और इसमें हमने कितना बढ़ा दिया, अगर हम इसमें 5 बढ़ा दें तो ये नंबर हो जाएगा 6, तो ये क्या है? ये 6 का स्क्वायर है। उसी प्रकार ये 2 है, इसमें भी अगर साथियों हम बढ़ा दें 5 तो ये हो जाएगा 7, तो ये 7 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 49 आना चाहिए। और ऑप्शन में 49 है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ऑप्शन में 49 है, ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद देखिए साथियों DE जैसे कि यहाँ पर 10 लिखा गया है, उसी प्रकार HI को साथियों क्या लिखा जा सकता है? देखिए ये होता है 4 पर और ये होता है 5 पर, उसी प्रकार ये होता है साथियों 8 पर और ये होता है 9 पर। 4 और ये तो 9 हो रहा है, 1 बढ़ा दिया गया। उसी प्रकार ये 17 हो रहा है कि 18 ऑप्शन में है, तो नहीं है। दूसरी अगर बात करें इन दोनों की, अगर बात करें साथियों गुणा कराए 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ये 20 का आधा है। उसी प्रकार इसकी साथियों गुणा कराए 8 2 64 8 9 72, अगर हम साथियों इसको आधा करें तो इसका आधा 36 होता है। क्या 36 ऑप्शन में है? तो बिल्कुल साथियों 36 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल साथियों आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं ये वाले में जितने भी लेटर हैं ये सब कौन है? ये लेटर एक तरीके से कौन है? ये स्कूल के बच्चे, यानी कि ए भी स्कूल का बच्चा। मैं इसको जूम कर देता हूं आपके लिए, यानी कि ए भी साथियों स्कूल का बच्चा है, बी भी स्कूल का बच्चा है। अच्छा बी की बात करें, बी कलाकार वाले में भी तो आ रहा है, तो बी कलाकार भी है और स्कूल का बच्चा भी है। डी की अगर बात करें, डी आपका स्कूल का बच्चा तो है, उसके अलावा गायक भी है, और साथियों गायक भी है, गायक है और कुछ नहीं है। जी की अगर बात करें ये सिर्फ गायक है, और सी की अगर बात करते हैं तो ये कलाकार भी है, स्कूल का बच्चा भी है, गायक भी है। और एफ की बात करिए सिर्फ कलाकार है। तो अब देखिए साथियों सवाल आपसे क्या क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखेंगे और बताएंगे साथियों सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए सवाल आपसे साथियों जो किया गया है वो ये किया गया है कि आरेख में विद्यार्थी, कलाकार, गायक दिखाए गए। बिल्कुल आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है। क्या साथियों? उन विद्यार्थियों का मतलब क्या है? विद्यार्थियों का मतलब स्कूल के बच्चे हैं, जो उन स्कूल के बच्चों को दर्शाता है जो सिर्फ कलाकार हैं परंतु गायक नहीं है। मतलब गायक नहीं होना चाहिए साथियों। क्या? गायक नहीं होना चाहिए। फिर से मैं जूम कर देता हूं, ठीक है। गायक नहीं होना चाहिए, स्कूल के बच्चे होना चाहिए और कलाकार होना चाहिए। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बी एक ऐसा ऑप्शन नज़र आ रहा है, लेटर नज़र आ रहा है जो स्कूल का बच्चा भी है, जो कलाकार भी है, लेकिन गायक वाले सेक्शन में नहीं आया है। तो बी ही साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए साथियों कौन से ऑप्शन में है? लेटर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही साथियों लेटर बी है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए
देखिए यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं कि राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाता है, सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे तो आपके ऊपर वाली दिशा क्या कहलाएगी, उत्तर कहलाएगी। इधर वाली दिशा साथियों आपकी पूर्व कहलाएगी, और ये वाली दिशा क्या कहलाएगी साथियों, दक्षिण कहलाएगी। और ये वाली दिशा क्या कहलाएगी साथियों, पश्चिम कहलाएगी। ये बात आपको मालूम होना है। अगर आपसे कहा जाए उत्तर पश्चिम की तरफ चलिए तो आपको इस तरफ चलना है। अगर आपसे कहा जाए दक्षिण पश्चिम की तरफ चलिए तो आपको इस तरफ चलना है। पहली बात। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका जो सीधा हाथ होता है ना साथियों, सीधा हाथ, यही आपका साथियों दायां हाथ होता है। दूसरी बात, जो आपका साथियों उल्टा हाथ होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सीधा उल्टा हाथ तो मालूम है उनको साथियों, दायां बायां नहीं मालूम, तो वो आपका बायां हाथ कहलाया जाता है। तो इसको हटा देता हूं साथियों मैं। अब हम लोग बढ़ते हैं पृष्ठ की तरफ। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। तो अगर साथियों बात करें उत्तर पश्चिम दिशा किधर होगी, मान लीजिए साथियों आप यहां पर है, आपका उत्तर ये था और पश्चिम ये था, यानी कि आप इस तरफ चले और इस तरफ चले साथियों, 2 किलोमीटर आप चले। चलिए थोड़ा सा स्पेस से मैं बना लेता हूं यहां पर। यानी कि आप यहां पर है साथियों, आप इधर चले, किधर कितना चले, 2 किलोमीटर चले। वहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमे। देखिए दक्षिणावर्त कभी भी कहेगा 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमे, 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमे, तो इसका मतलब ये होता है क्लॉकवाइज। यानी कि आप अगर इधर है तो आपको ऐसे चलना है, इस तरफ चलना है, क्लॉकवाइज ये होता है दक्षिणावर्त। अगर आपसे कहा जाए वामावर्त आप चलिए तो वामावर्त होता है साथियों एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि घड़ी की सुइयां ऐसे 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 से जाती है ना, आपको ऐसे 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 चलना है, इस तरफ से चलना है, ऐसे करके चलना है। चलिए अब साथियों देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 2 किलोमीटर चला दिया हमने इसको पश्चिम और उत्तर में। उसके बाद कहा गया है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमिए। मान 90 क्या होता है, मान लीजिए आप जब इधर जा रहे हैं तो 90 डिग्री कहा जाए आप एकदम इधर मुड़ जाएंगे, तो 90 ठीक है, 90 डिग्री घूमा और 2 किलोमीटर चला। ठीक है भाई, 2 किलोमीटर हमने इसको चला दिया। उसके बाद कहा है फिर वहां से फिर से 90 डिग्री घूमा दक्षिणावर्त, फिर से हमने इसको 90 डिग्री चला दिया और 2 किलोमीटर चला है, 2 किलोमीटर चला दिया। तब वो अपनी आरंभिक अवस्था से कितनी दूर होगा साथियों, यानी कि यहां से वो कितनी दूर होगा। देखिए जब ये 2 किलोमीटर की दूरी है तो ये भी 2 किलोमीटर की दूरी होगी, और आंसर आपका जो जाएगा वो 2 किलोमीटर के साथ जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया, देखिए तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में, अच्छा दिशा पूछी जा रही है। आरंभिक अवस्था उसकी ये थी और अभी वो है यहां पर, यानी कि अगर इधर से देखोगे तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी, तो ये तो साथियों मैंने आपको बताया था पूर्व दिशा होती है, और ये आपके उत्तर दिशा होती है, और ये बीच का आपसे साथियों कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो ये कौन सी, उत्तर पूर्व साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, कथन आपके सामने है। कथन में कहा जा रहा है कि क्या फिल्मों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्या फिल्मों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो एक कह रहे हैं कि हाँ भैया ये हमारे सांस्कृतिक नैतिक मूल्य को नष्ट कर रही है। देखिए ऐसा नहीं है, एक दो फिल्मों को अगर छोड़ के बाकी को देखा जाए तो फिल्में नैतिक सामाजिक नैतिक मूल्यों को नष्ट नहीं कर रही, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कि फिल्मों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा देना चाहिए, क्योंकि नहीं, ये हमारे मनोरंजन का एकमात्र बढ़िया साधन। देखिए अगर ये लिखा होता है कि हमारे मनोरंजन का बढ़िया साधन है तो हम इसको सही कर देते, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ एकमात्र साधन है, मतलब क्या मनोरंजन का और कोई साधन नहीं है, सिर्फ यही है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों ना तो एक ना तो दो तर्क प्रबल है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कि एक घड़ी हमेशा क्या दिखाती है, घंटा, मिनट, सेकंड या समय। तो देखिए घड़ी है ना साथियों, तो समय आपको जरूर दिखाएगी साथियों। कुल मिला के अगर एक घड़ी हमेशा दर्शाती है, समय दर्शाएगी। एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्य, यानी कि एक पंक्ति में साथियों 6 सदस्य बैठे हैं, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, एक पंक्ति बना लीजिए और 6 लोगों के बैठने की जगह बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 और ये आपके 6 हो जाते हैं साथियों। कहा गया है, क्या कहा गया है साथियों, 6 सदस्य बैठे हैं। इसमें से अगर बात करें जो क्यू के बाईं ओर बैठा है वो एक्स बैठा है, यानी कि एक्स क्यू के बाईं ओर बैठा है। तो मान लीजिए क्यू यहाँ पर है साथियों, तो क्यू के बाईं ओर कौन बैठा है, एक्स बैठा है, तो एक्स बैठा दिया। किंतु पी के दाईं ओर बैठा है, तो साथियों पी के दाईं ओर, यानी कि एक्स जो बैठा है ये क्यू के बाईं ओर है और पी के दाईं ओर है। कहा जा रहा है कि क्यू के दाईं ओर वाई है, क्यू के दाईं ओर वाई है, किंतु जेड के बाईं ओर है, यानी कि जेड के बाईं ओर है। उसके बाद कहा गया है कि आर के बाईं ओर जेड है, तो आर कहां पर है, आर कहां पर है साथियों, आर के बाईं ओर जेड है। आर अगर हम यहां पर बनाए तो आर के बाईं ओर जेड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। छोरों के
छोरों पर कौन कौन बैठे हैं, यानी कि छोरों पर एक तो साथियों पी बैठा हुआ है और एक आर बैठा हुआ है। तो क्या पी आर आपका सही जवाब होगा? बिल्कुल साथियों, पी आर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है आंसर, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर साथियों आपसे पूछा जो जा रहा है, वो पूछा आपसे ये जा रहा है कि CPO टी टॉप माँ का मतलब हो जाएगा उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, और कॉप जा की माँ का मतलब हो जाएगा आशा इज प्लेइंग टेनिस, और टॉप से और कॉप का अर्थ हो जाएगा कार्ड्स एंड टेनिस। तो आपको बताना है कि आशा का कोड साथियों क्या होगा। अब देख लीजिए कि आशा का कोड, आशा कहां पर लिखा हुआ है? उषा इज प्लेइंग कार्ड्स यहां पर नहीं है, आशा इज प्लेइंग टेनिस यानी कि आशा यहां पर है, और इस सब का कोड क्या है? इन सब का कोड साथियों ये है, यानी कि आशा का कोड या तो साथियों कॉप होगा या जा होगा या क्या की होगा या माँ होगा। लेकिन उससे पहले, इसको मालूम करने से पहले हमें इज का कोड मालूम होना चाहिए, प्लेइंग का कोड मालूम होना चाहिए, टेनिस का कोड मालूम होना चाहिए। किसका किसका साथियों? इज का, और आपका प्लेइंग का, और साथियों टेनिस का। चलिए, तो साथियों जब बात करते इज और कहां पर, एक बार देख लीजिए। देखिए इज प्लेइंग है ना, इज प्लेइंग, तो इज प्लेइंग यहां पर भी है और इज प्लेइंग यहां पर भी है। तो साथियों कुछ इसमें इसमें और इसमें कुछ मैचिंग कर रहा होगा। क्या मैचिंग कर रहा है साथियों? देख लीजिए, एक तो अगर बात करते हैं एम ए मैचिंग कर रहा है, एम ए मैचिंग कर रहा है, और की मैचिंग कर रहा है, यानी कि साथियों इज प्लेइंग इन दोनों के मतलब क्या हो जाएंगे? की, के आई और एम ए हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि की आई इज का है या प्लेइंग का है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर से जो है ये कट जाएंगे, यानी कि आशा का कोड ये नहीं हो सकता, और साथियों आपका ये नहीं हो सकता कोड। अब कॉप होगा या जा होगा। अब आप एक काम कर लीजिए, क्या टेनिस का कोड और निकाल लीजिए। तो टेनिस का कोड कहां पर आपको मिलेगा? देखिए टेनिस की अगर बात करें तो टेनिस यहां पर है। तो अब देखिए इसमें और इसमें कुछ सेम हो रहा होगा, तो कॉप यहां पर भी है, कॉप यहां पर भी है, यानी कि मैं कहूंगा कि साथियों कॉप भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉप तो टेनिस का कोड हो जाएगा। अब बचा क्या साथियों? अब आपका बचा आशा, और यहां पर बचा जे ए। क्या बचा साथियों? जे ए बचा। तो अगर बात करें कि आशा का कोड क्या हो जाएगा, तो जे ए हो जाएगा, और जे ए ऑप्शन में कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर सी वाले में, सी नहीं बल्कि डी वाले में। तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, देखिए इसमें से ऐसा हो सकता है कि कोई 3 शब्द तो इससे बन सकते हैं और एक शब्द इससे नहीं बन सकता है। तो देख लेते हैं साथियों कौन सा नहीं बन सकता है। देखिए ENTRE यहां पर लिखा हुआ है, तो देखिए ये बन सकता है या नहीं? तो ई कहाँ गया? ई ये हो गया, एन ये हो गया, ठीक है ना, और टी आपका ये हो गया, आर ये हो गया, ENTR ई हो गया ना, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर 2 बार ई है, यहाँ पर तो कुल मिला के एक ही बार ये, तो ये नहीं बन सकता, ठीक है ना। ये बन सकता है, नहीं बन सकता, देख लेते हैं। TRI, तो टी आपका ये हो गया, आर आपका ये हो गया, आई आपका ये हो गया, AN और ए आपका ये हो गया, एन आपका साथियों ये हो गया, ANGLE, जी आपका ये हो गया, एल आपका ये हो गया, और ई कहाँ पर है साथियों? ई कहां पर? अच्छा यहाँ पर एक ही ई की जरूरत थी ना, तो एक ही ई हो जाए, मतलब ये वाला तो बन जाएगा। यानी कि मैं कहूँ अगर साथियों कि ये वाला नहीं बन रहा है, ये वाला बन रहा है। अब देखिए क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर वैसे सही तरीके से लिखा होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। RELA, तो आर ये हो गया आपका, ई आपका ये हो गया, एल आपका ये हो गया, ए ये हो गया, TING, टी ये हो गया, आई ये हो गया, एन ये हो गया, जी ये हो गया। तो ये वाला बन सकता है, तो हो सकता हो ये वाला भी बन सकता हो, देख लीजिएगा आप। यानी कि इसमें ये पूछा गया था कि कौन सा नहीं बन सकता, तो ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द नहीं बन सकता, और यही आपका सही जवाब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अब यहाँ पर हमको देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन बन सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शन नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहले वाले की अगर बात करते हैं, REP लिखा हुआ है साथियों, तो आर ये हो गया, उसके अलावा ई ये हो गया, और आपका पी ये हो गया। उसके बाद लिखा है RES लिखा हुआ है, तो आर साथियों ये हो गया, उसके बाद ई आपका ये हो गया, और एस किधर गया? एस किधर गया साथियों? एस यहाँ पर नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला नहीं बन सकता है। तो पहला वाला साथियों नहीं बन सकता है, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं एक बार कि REP लिखा हुआ है साथियों, तो REP कहा गया, आर ये हो गया, ई ये हो गया साथियों, और पी आपका ये हो गया। चलिए उसके बाद RO, फिर से आर आ गया, फिर से RO आ गया, और O आ गया साथियों। उसके अलावा ACH आ गया, ए ये हो गया, CH आपका ये हो गया, यानी कि ये वाला बन सकता है। इस वाले को देखिए साथियों, PHAN, तो P कहाँ पर? क्या आपका पी आपका ये है, और उसके अलावा साथियों एच आपका ये है, ए आपका ये है, और एन किधर गया? एन आपका ये है, और TOMT ये हो गया, ओ ये हो गया, एम किधर गया? एम आपका ये हो गया। तो ये वाला भी बन सकता है।
तो कुल मिला के अगर बात करें, देखिए ये वाला भी बन जाएगा मेरे हिसाब से CEM, तो सी किधर गया, ये हो गया, ई ये हो गया, एम ये हो गया, उसके बाद ENT ये हो गया। तो मैं कह सकता हूं साथियों जो ऑप्शन नंबर ए में साथियों वर्ड्स है ये नहीं बन सकता इन लेटर्स की मदद से, बाकी नीचे तीनों वाले बन सकते हैं। और जो इसमें से साथियों ये नहीं बन सकता ना, ये सारे बन सकते हो, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। यहां पर अगर बात करें FGHT है, उसके बाद यानी कि जैसे इससे जो है ना ये लेटर्स बनाए गए हैं OPQR, वैसे ही BCDE से कौन से लेटर बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाले, बी वाले, सी वाले या साथियों डी वाले। तो देखते हैं साथियों, सबसे पहले लेटर पोजीशन आपको साथियों मालूम होना चाहिए कि ये 6 पर होता है, ये 7 पर होता है, ये 8 पर होता है, ये साथियों 20 पर होता है। उसके अलावा अगर बात करें O 15 पर होता है साथियों, ये 16 पर होता है, ये 17 पर होता है, ये आपका 18 पर होता है। चलिए उसी प्रकार अगर बात करें यहाँ पर, तो ये आपका 2 पर होता है, ये 3 पर होता है, ये 4 पर होता है, ये 5 पर आपका होता है। ये आपको यहाँ पर साथियों कुल मिलाकर दिख रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ पर एक दिक्कत साथियों ये है कि ये आई है, एक तरीके से ये आई है, तो आई यहाँ पर पता क्या आएगा, यहाँ पर साथियों 9 आएगा। अब यहाँ पर देखिए लगातार नंबर हैं, कैसे लगातार, 6 7 8 9 15 16 17 18 2 3 4 5। बस हमें देखना ये है कि इससे ये कितने नंबर आगे है, वही नंबर हम यहाँ से यहाँ आगे कर देंगे और लगातार हम लेटर को लिख देंगे यहाँ पर। तो ये 9 है, ये 9 पर होता है, ये 15 पर होता है, यानी कि 6 बढ़ाया गया। तो यहाँ पर भी जब साथियों कितना बढ़ेगा, जब 6 बढ़ेगा तो 11 आ जाएगा, यानी कि 11 12 13 14 लगातार नंबर आ जाएंगे। और 11 पर होता है के, और फिर होता है एल, फिर होता है एम, और फिर होता है एम। तो साथियों के एल एम एन क्या ऑप्शन के कहीं पर लिखा हुआ है, कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ये तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 17 का संबंध 64, 17 का संबंध 60 से है, तो 20 का संबंध साथियों किससे होगा, बताइए। देखिए अगर 17 को जब हम 60 बनाना चाहें, तो अगर 17 की गुणा 3 से कराना चाहें तो 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 3 51 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम 9 प्लस कर देंगे तो ये नंबर बन जाएगा 60। उसी प्रकार से इसकी गुणा भी 3 से कराएंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और जब इसमें साथियों जैसे कि यहाँ पर 9 प्लस किया, यहाँ पर भी 9 प्लस कर देंगे तो 69 आ जाएगा। क्या 69 साथियों ऑप्शन में है, तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर साथियों मछली का संबंध शेल्क से बताया गया है, तो भालू का संबंध साथियों किससे होगा, ये आपको बताना है। पंख से होगा, पत्ते से होगा, लोमचर्म से होगा या त्वचा से होगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि मछली की जो खाल होती है साथियों, मछली की जो खाल होती है इसको क्या कहा जाता है, शेल्क कहा जाता है। उसी प्रकार साथियों जो भालू की खाल होती है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लोमचर्म। तो लोमचर्म साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथ देखिए लेखक का संबंध से जैसे साथियों कलम से, वैसे कलाकार का संबंध किससे होगा, तो लेखक जो इस्तेमाल करता है वो कलम इस्तेमाल करता है। अगर कोई कलाकार की अगर बात करें तो वो साथियों क्या इस्तेमाल करेगा, मैं कहूंगा साथियों कैनवस का इस्तेमाल करेगा। वो आंसर आपका सी के साथ जाएगा। चलिए देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। यहाँ पर साथियों कुछ लेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन लेटर्स की मदद से अगर ये लेटर्स बनाए जा सकते हैं तो इन लेटर्स की मदद से ये लेटर बनाए जा सकते हैं साथियों। कौन से बनाए जा सकते हैं, ए वाले, बी वाले, सी वाले, ऑप्शन नंबर डी वाले। तो देखिए साथियों यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इस पर और इस पर नजर दौड़ाओगे ना, तो आपको ये दिखेगा कि जो यहाँ पर लेटर्स हैं वही लेटर्स यहाँ पर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है साथियों कि जो एन है और यू है, देखिए एन जो पहला वाला था ना वो सबसे अंत में भेज दिया, जो दूसरा वाला था ना वो सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद जो तीसरे नंबर का था ना वो सेकंड लास्ट कर दिया, और ये वाला था ना जब वो साथियों यहाँ पर ले आए, और जो ये लिखा हुआ ना उसमें भी ऐसे करके लिख दिया गया। तो साथियों शुरू से एक बार हम लोग देखते हैं और कैसे क्या हुआ है वो हम एक बार हम लोग यहाँ पर बतला देते हैं। यहाँ पर साथियों लेटर्स एक बार लिख देते हैं कितने लेटर्स हैं। देखिए जो सबसे पहले है ना वो सबसे अंत में भेजा गया है, तो जो सबसे पहले है ना वो सबसे अंत में हो जाएगा। चलिए उसके बाद साथियों जो दूसरे नंबर पर है ना वो पहले नंबर पर यहाँ पर कर दिया गया है, तो जो दूसरे नंबर पर है वो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है ना वो सेकंड लास्ट पे आया है साथियों, जो तीसरे नंबर पर है वो सेकंड लास्ट पर आया, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। चलिए उसके बाद ये जो ई चौथे नंबर पर है ना, ई कहाँ पर आया है, ई की अगर बात करते हैं साथियों दूसरे नंबर पर आ गया है, ठीक है। तो जो चौथे नंबर पर यहाँ पर होगा, ठीक है, वो साथियों यहाँ पर आ जाएगा। अब चौथा नंबर भी निपट गया ये। अब आर और ए और एल की बारी है साथियों। देखिए आर कहाँ पर भेज दिया, मतलब
अच्छा, आर जहां पर है वहीं पर ही है, ठीक है, आर जहां पर है तो आर साथियों वहीं पर ही है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों, ये सबसे अंत में ए एल लिखा हुआ है, तो ये ए एल यहाँ पर आ गया, मतलब जो सबसे अंत में लिखा होगा आर ए, वो तीसरे और चौथे नंबर पर आएगा। तो साथियों आर ए ये तीसरे चौथे पर आ गया। अब साथियों देखिए एल ई आर ए, तो एल ई आर ए कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों। अच्छा, अब इसमें क्या बचा है, इसमें कौन सा लेटर एक बचा है साथियों, तो यहाँ पर बी बचा है ना, ये वाला बी, तो ये बी यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के साथियों अब देखिए एल ई आर ए कहाँ लिखा हुआ है, एल ई आर ए, एल ई आर ए, उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी वाला हो जाएगा बी और जी, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कि लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से नमी है, तो जो जो कहा जा रहा है वो कर लीजिए साथियों, ठीक है। बाईं ओर से नमी है तो बायां से इधर ही है, यानी कि बाईं ओर से नमी है, क्या नाम है, कमला नाम है साथियों, तो कमला नाम लिख दिया, और नमे नंबर पर है तो नमा नंबर लिख दिया। और वीणा दाईं ओर से 16वीं है, तो और वीणा की अगर बात करें साथियों, वीणा की जब हम बात करते हैं तो वीणा साथियों दाईं ओर से 16वीं है, यदि वे अपने स्थानों की अदल बदल कर ले। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आता ही आता है साथियों एसएससी के, बस ये लड़कियों के नाम चेंज कर दिए जाते हैं और ये जो नंबर लिखे ये चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो कमला साथियों बाईं ओर से नमी है, वीणा दाईं ओर से 16वीं है, अगर दोनों के स्थान अदल बदल कर दिए जाते हैं तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। मतलब देखिए कमला यहां पर है, अब कमला साथियों यहां पर आ जाती है, 25वीं हो जाती है, 25वीं एक तरीके से। पूछा क्या जा रहा है, कुल कितनी लड़कियां, देखिए अब अगर बात करें साथियों, कमला इधर से क्या हो गई, 25वीं हो गई, और यहां पर कितने लोग थे, 16 लोग थे, यानी कि साथियों इधर कितने लोग हैं, इधर टोटल 15 लोग ही तो अब बचे हैं साथियों, 15 लोग यहां तक, ठीक है ना। तो 25 ये हो गए, 15 ये हो गए साथियों, 16वां थोड़ी नहीं, ये तो 16वें नंबर का है, वीणा 16वें नंबर की है, और अब यहां तक आ गया कुल मिला के, तो 25 और 15 कितने हो गए साथियों, 40 हो गए। तो कुल कितनी लड़कियां हैं साथियों, 40 लड़कियां हैं, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों 60 क्वेश्चंस तक आपने देखे, 41 से 60 क्वेश्चंस तक आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चंस खुले। अब आप देखेंगे साथियों मैथ के क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो साथियों ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी के लिए, तो आपके एग्जाम में ये साथियों पूछे जा सकते हैं। तो अगर बात करें मैथ का, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक पंसारी ने 5 लगातार महीनों में कितने इतने रुपए, पहले महीने में इतने, दूसरे महीने में इतने रुपए, तीसरे महीने में इतने, चौथे महीने में इतने, पांचवें महीने में इतने रुपए की बिक्री की, ठीक है ना। छठे महीने में, अच्छा यहाँ पर 5 महीनों का रिकॉर्ड दे रखा है, 5 महीनों का दे रखा है ना, कह रहे हैं कि छठे महीने में उसे कितनी बिक्री करनी चाहिए कि उसकी औसत बिक्री जो है ना वो 6500 हो जाए। तो कुल मिला के छठे महीने की बिक्री आपको साथियों बताना है, औसत यहाँ पर दे रखा है। आपने वो एक सूत्र जरूर पढ़ा होगा साथियों, देखिए अगर बात करते हैं यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर साथियों 6 महीने की क्या आ जाएगी, 6 महीने की एक तरीके से क्या आ जाएगी, यहां पर बिक्री आ जाएगी, और यहां पर 6 महीने आ जाएंगे, और यहां पर 6 महीनों की जो बिक्री का औसत है वो आ जाएगा, यानी कि यहां पर 6500 आ जाएंगे। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों 6 महीनों की क्या, 6 महीनों की, 6 महीनों की बिक्री का औसत, 6 महीनों की बिक्री का औसत नहीं बल्कि योगफल की जब हम बात करते हैं साथियों, तो योगफल पता क्या आएगा, इसकी इससे गुणा होगी वही योगफल आ जाएगी, यानी कि 65 की गुणा 600 से करो, 6 से करो सॉरी, 65 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 चंग 36, और साथियों आपका 39 हो जाएगा, 2 जीरो लगे, 2 जीरो लगा दो, यानी कि 39,000 की साथियों इन्होंने बिक्री करी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये मालूम पड़ गया साथियों, देखिए क्या आपके पास 5 महीनों की बिक्री का योगफल है, अरे भाई इनको जोड़ दोगे तो योगफल निकल आएगा 5 महीनों की बिक्री, और आपके पास 6 महीने की बिक्री का योगफल है। तो अगर इन 5 महीनों की बिक्री का योगफल अगर इसमें से माइनस कर देते हैं तो उसमें से साथियों जो बचेगा ना वो छठे महीने की ही बिक्री होगी। तो कुल मिला के 39,000 आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्या है, ये कुल मिला के 6 महीनों की बिक्री का एक तरीके से योगफल है। अब इसको जोड़ लो, अब बस इतना करना है। देखिए 2 और 0 5 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 14 और 5 साथियों कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 का साथियों 9 लिख देंगे, हासिल का 1 लगा देंगे, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 5 आपका 15, 15 और 2 आपका कितना हो जाएगा 17, 17 और आपका 20 हो जाएगा, 20 का 2 हासिल का 0 और हासिल का 2 लग जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 9 9 की अगर बात करें साथियों 17 हो जाएगा, 17
17 और ये आपका 27 बोले तो 26 हो जाएगा, 26 और आपका ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 का 0 हासिल लग जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 9, 9 की अगर बात करें साथियों 16 हो जाएगा, 16 और ये आपका 22 हो जाएगा, 22 और 28 हो जाएगा, 28 और साथियों ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर 34 आ जाएगा। तो अब की अगर साथियों बात करते हैं, देखिए ये है साथियों 34,009 आपका क्या आया है, 34,009 साथियों आपका जो आया है वो एक तरीके से क्या आया है, वो 5 महीने की बिक्री का योगफल है और ऊपर उसके 6 महीने की बिक्री का योगफल है। तो अब इसको अगर माइनस कर देते हैं तो हमें छठे महीने की बिक्री मालूम पड़ जाएगी कितनी है। अब यहाँ पर साथियों 0 है, 0 में से 9 जा नहीं सकता इसलिए एक दहाई लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर बात करें 9 बचेगा, फिर यहाँ पर भी 9 बचेगा और फिर साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक तरीके से 38 हो जाएगा और 38 में से 34 जाएगा साथियों तो 4 बचेगा, यानी कि 4991 साथियों छठे महीने की आपकी बिक्री आएगी। और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। एक त्रिभुज के 3 कोणों का संभावित मान क्या हो सकता है साथियों, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या इसका योगफल 180 डिग्री बनेगा, देख लीजिए साथियों जरा, 5 और 2 आपका 7 हो जाएगा, 7 और 3 आपका 10 हो जाएगा, 0 लग गया, 1 और 2 2 हो जाएगा, 2 4 आपका 6 हो जाएगा, 6 और 3 ये आपका 9 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर तो 8 आना चाहिए था, गलत हो जाएगा। इसकी अगर इसकी अगर साथियों बात करते हैं कि ये हो पाएगी, ये भी 190 ही बन रहा है शायद। इसकी अगर बात करें ये भी नहीं हो पाएगा। इसकी अगर बात करें देखिए 5 और 6 आपका 11, 11 और 7 आपका 18 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका योगफल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। और जिसका भी 180 डिग्री बनता है योगफल, वो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक तरीके से संभावित मान हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए भाई यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखिए 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है, यानी कि 50 लड़कों की 50 लड़कों की कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी। 50 लड़के हैं टोटल मिलाकर, 30 लड़कों की जब बात की गई है तो 30 लड़कों की साथियों 30 लड़कों की जो औसत लंबाई आई है वो कितनी आई है, 160 आई है, ठीक है ना। 16 3 48 होता है, यानी कि 48 और 2 0 अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, तो 30 लड़कों की जो कुल मिलाकर लंबाई निकलेगी वो 4800 निकलेगी 30 लड़कों की। अब बचे 20 लड़के, कितने, अरे भाई 50 लड़के थे कहा गया ना प्रश्न में, तो 20 लड़कों की यानी कि शेष लड़कों की जो औसत लंबाई है वो 165 है, वो 165 है। तो 165 की 2 से जब साथियों गुणा कराएंगे तो देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों 330 आपका आ जाएगा, 330 और एक जो 0 लगाइए आ जाएगा, यानी कि 50 लड़के हैं कुल मिला के, 30 लड़कों की आयु का योगफल 4800 है, 20 लड़कों की क्या है, लंबाई का योगफल 3300 है। तो कुल मिला के पूछ रहे हैं कि अगर 50 लड़कों की अगर हम यहाँ पर कुल योग लिख दें और उसका औसत निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसको अगर जोड़े ना 4800 को और 3300 को तो कितना बैठता है, देख लीजिए एक बार। यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं, यहाँ पर ये नंबर आ जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, 3 जाएगा 31 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा और 5 दूना आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 162 साथियों ये आपकी लंबाई का औसत निकलेगा 50 लड़कों की। तो सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें ए और बी मिलकर एक कार को 6 दिन में करते हैं। ए और बी भैया, ए और बी अगर मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो 6 दिन में करते हैं। अगर ए उसको अकेले करता है साथियों तो वो 9 दिन में करता है। अगर बी उसको अकेले करता है तो उस कार को कितने दिन में करेगा, आपसे पूछा जाए। देखिए एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो 6 के पहाड़े में भी आए और 9 के पहाड़े में भी आए। तो देख लीजिए 36 है मेरे हिसाब से, शायद 6 छंग 36 हो जाएगा, 9 चौक आपका 36 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कर लोगे। अब इसका मतलब पता क्या है, ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा ये, अब इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में कितना टोटल काम, पहली बात आपको ध्यान रखना है टोटल काम 36 है। ए एक दिन में 4 काम करता है
और ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो ये 6 काम करता है। तो अब मुझे ये बताइए, जब ए 4 काम करता है और टोटल ये दोनों मिलकर 6 काम करते हैं, तो बी साथियों एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। अब टोटल काम है 36 और बी एक दिन में काम कर रहा है 2, तो ये टोटल अगर काम करे तो कितने दिन में 36 काम निपटा लेगा? 18 दिन में 36 काम निपटा लेगा। तो यही तो आपसे पूछा गया था कि बी अकेले उस कार्य को करे तो कितने दिन में करेगा? तो साथियों 18 दिन में करेगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए, यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात जो दे रखा है साथियों वो 2:3 दे रखा है, और उनके आधारों की जो त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है साथियों वो कितना दे रखा है? वो एक तरीके से 1:2 रखा है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें साथियों, शंकु का आयतन का अनुपात क्या होता है? क्या शंकु का आयतन का अनुपात साथियों कितना होता है? ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है साथियों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है ना, 1/3 है, पाई की वैल्यू पता है, आर यहाँ पर जो दिया गया है वो आयतनों का अनुपात और उनके आधारों की त्रिज्या आर आपका ये दे रखा है, और ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। अब अगर देखिए बात करें, 1/3 दे रखा है, 1/3 जैसा है साथियों वैसा हमने लिख लिया, पाई जैसा है वैसा हमने लिख लिया। आर कितना है साथियों? आर यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर होता है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है? एच आपसे पूछा जा रहा है। उसी प्रकार अगर बात करें, अच्छा इसका दे कितना रखा है? अनुपात 2 दे रखा है ना, पहले वाले का तो 2 हो जाएगा। दूसरे वाले की अगर बात करें, 1/3 जैसे दे रखा है वैसे कर लिया, पाई वैसे लिख लिया। आर लिखा है ना, तो आर यहाँ पर क्या है? 2 है, तो साथियों 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एच हो जाएगा। इसका अनुपात कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। कहा है भाई दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है, तो 2 हो गया पहले वाले का, नीचे वाले का साथियों 3 हो गया। अब देखिए 1/3 और पाई ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इस 4 की गुणा हो जाएगी इससे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इस 1 की गुणा हो जाएगी इससे। अब यहाँ पर पता सिर्फ क्या है? सिर्फ H1 और H2 है, तो यहाँ पर H1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 8 हो जाएगी, और H2 की वैल्यू साथियों 3 हो जाएगी। तो उनकी ऊंचाई का मतलब हाइट का मतलब H, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकलता है, वो कितना अनुपात निकलता है? 8:3 निकलता है। तो 8:3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। कि 50 मीटर लंबी एक गाड़ी 10 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की गति आपसे पूछी जा रही है, यानी कि गाड़ी की चाल आपसे पूछी जा रही है। तो आप सभी को पता होगा साथियों, गति यानी कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है साथियों दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें 50 मीटर लंबी एक गाड़ी, तो ये दूरी हो जाएगी। चलिए, और अच्छा दूरी पता, कभी भी अगर प्रश्न में साथियों ट्रेन की लंबाई आ जाए और प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाए, तो दूरी पता क्या होती है? प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई होती है। तो ये तो ट्रेन की लंबाई हो गई प्लस ये साथियों प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई, तो ये कुल मिला के दूरी हो गई। और समय कितना साथियों दे रखा है? समय आपका 10 सेकंड का दे रखा है, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 150/10 हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपकी चाल जो आएगी, आपकी गति जो आएगी साथियों, वो 15 मीटर प्रति सेकंड आएगी। 15 बचा ना, तो 15 मीटर प्रति सेकंड आएगी। तो 15 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ए का 2 गुना, बी के 3 गुने तथा सी के 4 गुने के बराबर है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे कुल मिलाकर यहाँ पर क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है। चलिए, तो बढ़िया लेवल का साथियों क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा कर दीजिए। तो कुल मिला के साथियों अगर ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ जाए, तो आप कैसे करोगे? ए का 2 गुना कहा गया है ना, तो ए का 2 गुना कर दिया। उसके बाद साथियों बी का 3 गुना कहा गया है, तो बी का अगर 3 गुना कर दिया, और सी का 4 गुना कहा गया है, तो सी का साथियों 4 गुना कर दिया। ठीक है ना, इसके बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इसकी अगर बात करें तो ये तो अलग अलग निकल आएगा सर, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, और यहाँ पर जो आएगा ना वो 2 लिखा है ना, तो 1/2 हो जाएगा। जैसे जैसे मैं आपको बतला रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। ये 1/3 हो जाएगा, और ये साथियों क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब इन जो नीचे वाले नंबर है ना, 2 है 3 है 4 है, इनका एलसीएम आपको ज्ञात करना है। इनका
इनका साथियों क्या आपको ज्ञात करना है, इनका एलसीएम आपको ज्ञात करना है। कैसे एलसीएम ज्ञात करेंगे देख लीजिए साथियों, क्या हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 एकम 2, 3 नहीं कट करेंगे ऐसे लिख दिया जाएगा। 2 से कट करेंगे साथियों 4 को तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों 2 आ जाएगा, ठीक है ना, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 आ जाएगा तो सब साथियों कट जाएंगे। कुल मिला के 2 दूना 4, 4 दूना, ठीक है, 4 तियां 12, तो कुल मिला के 12 इसका जो एलसीएम निकलेगा वो आप कहाँ पर इसके गुणा में लिखेंगे, इसके भी साथियों गुणा में लिखेंगे और इसके भी साथियों गुणा में निकलेंगे। यानी कि अब जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इससे अगर इसको कट करें तो 6 आ जाएगा, यानी कि ए की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। चलिए उसके बाद इसको अगर 12 से कट करें तो 3 चौक 12, यानी कि 4 जो आएगा वो बी हो जाएगा। और इसको इससे कट करेंगे 3 आ जाएगा, वो साथियों क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी की जो वैल्यू पूछी गई थी वो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 है। ठीक है ना। देखिए जैसे शुरू में कहा गया कि ए का 2 गुना बी का 3 गुना, वैसे हमने कर लिया। उसके बाद हमने ए अनुपात बी अनुपात सी अलग कर लिया। ये जो लिखा है ना 2, तो इसको 1/2 कर लिया, इसको 1/3 कर लिया, इसको 1/4 कर लिया। अब नीचे वाले नंबर का एलसीएम याद कर लिया, 2 का 3 का 4 का, तो साथियों क्या आया, 12 आया। और 12 की सम में से गुणा कर दी तो हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी हमें मिल चुका है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए अगर बात करें 5 वर्ष पहले की, यहाँ पर बात की गई है कि ए बी सी और डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। यानी कि साथियों यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर एक तरीके से 4 लोग हैं, ए बी सी और डी 4 लोग हैं। ये 4 लोगों की जो औसत आयु बताई गई है वो कितनी बताई गई है, वो 45 बताई गई है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये तो 5 वर्ष पहले की आयु है, यानी कि ए की आयु जो इसमें है वो 5 वर्ष पहले की है, इसमें भी 5 वर्ष पहले की, इसमें भी 5 वर्ष पहले की, इसमें भी 5 वर्ष पहले की है। यानी कि कुल मिला के 20 कम आ रहा है। पहले तो ये निकाल लीजिए कि 5 वर्ष पहले ही इनकी आयु का योग क्या होगा। तो 45 चौक कितने होते हैं साथियों, 180 होते हैं, तो ये 180 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो 5 वर्ष पहले की आयु निकली है सबकी, तो अब 5 इसमें बढ़ेगा। वर्तमान अगर आपको आयु निकालना है तो 5 वर्ष इसमें बढ़ाइए, 5 वर्ष इसमें बढ़ाइए, 5 वर्ष इसमें बढ़ाइए, यानी कि टोटल 20 अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको जो आयु ज्ञात होगी 200, ये साथियों इन 4 लोगों की वर्तमान आयु कहलाई जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद कहा गया कि अब उनमें ई को भी सम्मिलित कर दिया जाए, यानी कि अब इसमें एक कैंडिडेट और बढ़ जाता है साथियों। और अब कितने लोग हो जाते हैं, अब हो जाते हैं 4 की जगह 5 लोग हो जाते हैं। तो अब इन 5 लोगों की जो औसत आयु निकल रही है वो 49 निकल रही है। क्या इन 5 लोगों की जो औसत आयु निकल रही है वो 49 निकल रही है। अगर मैं कहूं कि 49 औसत है, 5 लोग हैं, तो 5 लोगों की कुल मिला के आयु कितनी होगी, तो 5 की 49 की 5 से गुणा करा लीजिए, 9 पंजे 45 आपका हो जाएगा, 4 लग जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि साथियों 5 लोगों की जो आयु का योग आ रहा है वो 245 आ रहा है। ठीक है ना। और 4 लोगों की जो वर्तमान समय का औसत नहीं, मतलब कुल मिला के योग जो आ रहा है वो 245 आ रहा है। और 4 लोगों की आयु का जो योग आ रहा है वो 200 आ रहा है। तो एक लोग जो इसमें एक्स्ट्रा है उसकी आयु कितनी होगी, उसकी आयु साथियों 45 होगी। तो सही मिला के यानी कि कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 45 के साथ साथियों। जिनका जिनका यहाँ पर आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं। थैले में 1 रुपए के भी सिक्के हैं, 50 पैसे वाले भी सिक्के हैं, 25 पैसे वाले भी सिक्के हैं। यानी कि अगर 1 रुपए के सिक्के अगर 3 सिक्के होंगे तो 50 पैसे के वाले सिक्के 8 होंगे और 25 पैसे वाले के सिक्के 20 होंगे। ये इनका अनुपात दे रखा है। उनका कुल योग अगर कितना है, 372 है। तो सिक्कों की कुल संख्या क्या है, ये कुल मिला के आपसे पूछी जा रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है साथियों, कर लेंगे बहुत आराम से। देखिए कभी भी साथियों ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो ये जो अनुपात लिखा है ना, इस अनुपात को एक बार लिख लो सबसे पहले, यानी कि 3x 8x 20x। अब यहाँ पर पता नीचे क्या लिखो, नीचे साथियों देखिए 1 रुपया लिखा हुआ है, तो 1 रुपये में 1 रुपये के कितने हिस्से होंगे, 1 होंगे ना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस लगा लीजिए। यहाँ पर 50 पैसे, 1 रुपये में 50 पैसे के कितने हिस्से होंगे, 2 होंगे ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस लगा लीजिए। इसकी बात करें 1 रुपये में 25 पैसे के कितने होंगे, 4 हिस्से होंगे, तो ये 4 लिख लीजिए। और अब इन सभी का योग जो यहाँ पर दिया गया है, यानी कि उनका कुल मूल्य जो दिया गया है वो 372 दिया गया है, तो यहाँ पर 372 आ जाएगा। अब देखिए अब साथियों आपको क्या करना है, अगर अच्छा यहाँ पर भी तो एक तरीके से क्या आ जाएगा, x आएगा ना, x आ जाएगा।
4 एकम 4, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, यानी कि ये 5x हो गया। 2 एकम 2, 2 चौक आपका 8 हो गया, यानी कि साथियों ये 4x हो गया। तो अब देखिए 3x 4x 7x, 7x और 5x 12x, यानी कि 12x बराबर कितना है साथियों, 372 है। तो अगर मैं कहूं साथियों x का मान निकालने की कोशिश अगर मैं करूं तो इसको कैसे निकालूंगा, 12 तिया आपका 36 हो जाएगा, 12 तिया साथियों कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 12 एकम 12 हो जाएगा, यानी कि x का जो मान निकला है वो साथियों कितना निकला है, वो एक तरीके से 31 निकला है। अब सिक्कों की कुल संख्या आपसे पूछी गई थी ना, अरे भाई सिक्कों की कुल संख्या ऐसे ही तो निकालोगे कि 3 सिक्के इसके थे तो 8 सिक्के इसके थे, 20 सिक्के इसके थे, इस प्रकार से। तो कुल मिला के 20 और 8 28 हो जाएगा, 28 और 3 आपका 31 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 31 है, और 31 कुल मिला के सिक्कों की एक तरीके से वो है। तो 31 की गुणा 31 से जब आप कर दोगे तो आपको सिक्कों की कुल संख्या मालूम पड़ जाएगी। तो अब साथियों हमें बस 31 और 31 की यहाँ पर गुणा कराना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो 31 हो जाएगा साथियों, यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 आपका 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 961 साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, कुल मिला के देखिए 80 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, और आप आज की वीडियो में ये देखिएगा साथियों कि 80 में से आपका कितना साथियों स्कोर रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके हिंदी में सही हुए, कितने जीके जीएस में, कितने मैथ में, और कितने साथियों रीजनिंग में। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज जो है ना वो मूलधन 1/16 के बराबर है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है। तो दर आपसे पूछी जा रही है, यानी कि आर आपसे साथियों पूछी जा रही है, रेट आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कहा गया है साथियों, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज जो है ना, साधारण ब्याज यानी कि SI जो है ना, SI साथियों मूलधन यानी कि P का 1/16 के बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, SI/P बराबर 1/16, यानी कि अगर मूलधन साथियों 16 है तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 1 है, और वर्षों की संख्या जो दी गई है ना वो दर के बराबर दी गई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो दर आपसे पूछी जा रही है, यानी कि आर आपसे पूछी जा रही है, और फॉर्मूला क्या होता है, SI × 100/P और T होता है। तो साथियों SI यहाँ पर क्या आ जाएगा, SI अगर 1 है और 100 हो जाएगा साथियों, और P कितना है, P 16 है, और यहाँ पर अगर बात करें जो T है ना, T R ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, तो यहाँ पर R आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, तो ये R ऐसा करो R² हो जाएगा, उसके बाद ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे आपका 16 आ जाएगा। अच्छा R बराबर पता क्या आ जाएगा, R बराबर 10/4 यहाँ पर आ जाएगा, और R बराबर अब अगर इसको कट करोगे तो 2.5% आपका 2.5% आपका राइट आंसर आ जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं साथियों 2 सही। ठीक है ना, 2 सही 1/2% इसको हम लोग कह सकते हैं, यानी कि इसको अगर 2.5 बनाए तो 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5 बटे साथियों 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी तो एक तरीके से 5/2 ही बनना था भाई, इसको कट करोगे 2 से 5 आ जाएगा, इसको कट करोगे 2 से 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक व्यायामी अपनी सामान्य चाल की 5/4 चाल से दौड़कर अपने दौड़ने के समय में 5 मिनट सुधार करता है, उसी दूरी को दौड़ने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता था, यह आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर साथियों बात करें कि अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो अपनी साथियों पहले कितनी चाल से चलता था साथियों, पहले अगर 4 चाल से चलता था और फिर साथियों वो 5 चाल से चलने लगा, इसका मतलब ये है। तो जब 4 चाल से चलता था और 5 चाल से चलने लगा तो वो अपनी दौड़ने के समय में उसने 5 मिनट अपना सुधार कर लिया। अगर 50 मिनट में पहले इस चाल से दौड़ने पर चलता था 5 मिनट में, अगर वो इस चाल से दौड़ने लगा साथियों तो उसने 50 की जगह 45 मिनट में अपना वो रास्ता पूरा करने लगा। ये इसका मतलब ये हुआ 5 मिनट सुधार करता है। उसी दूरी को दौड़ने में उसे सामान्यतः लगने वाला समय यानी कि पहले कितना समय लगता था, तो ये तो चाल का अनुपात है। चाल का अनुपात का उल्टा साथियों समय का अनुपात होता है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। अभी उसका समय ये लगता है, पूछा जा रहा है पहले सामान्यतः कितना लगता था, पहले ये लगता था। अब यहाँ पर अगर साथियों बात करें दौड़ने में 5 मिनट का सुधार लगता है, यानी कि 4x 5x, अगर x बराबर यहाँ पर 5 है साथियों और पहले ये एक तरीके से 5x है यहाँ पर और ये 4x है,
और ये 4x है और ये 5x है। तो पहले कितना समय लगता था, पहले 5x लगता था और x की वैल्यू 5 है, तो कुल मिला के 5 पंजे 25 मिनट लगते थे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या होगा। यहाँ पर अगर बात करें, यदि एक त्रिभुज के शीर्षलंब में 10% की वृद्धि की गई हो जबकि उसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखा हो तो इसके संगत आधार में कितने की कमी होगी, बताइए। चलिए 10% की बढ़ोतरी की गई है तो 10 गुणा 10 आ जाएगा, और बढ़ोतरी की है तो 1/110 आ जाएगा, यानी कि 0 से ये 0 कट जाएगा, 100/11 आ जाएगा। और 100/11 को कैसे लिख सकते हैं साथियों, 11 एकम 11 ये 99, 11 एकम 11 तो हो नहीं सकता, 11 नीम 99 हो जाएगा, ठीक है ना, 11 नीम 99 हो जाएगा। अब कितना बचेगा साथियों, 1 बचेगा, वो 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के 9 सही 1/11% आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो अंकों की यानी कि दो अंकीय संख्याओं का योगफल की जो बात की गई है साथियों वो कितनी है, यानी कि दो अंकों की संख्याओं का योगफल 132 है। यदि उन दोनों संख्याओं का मासा 11 है तो संख्याएं बताइए क्या होंगी। संख्याएं 55 77 होंगी, 44 88 होंगी, 33 99 होंगी, या 22 110 होंगी। देखिए अगर साथियों मान लेते हैं संख्याएं वो 55 और 77 है, तो क्या 55 और 77 को योगफल करेंगे क्या 132 बनेगा। देख लीजिए साथियों 132 बन रहा है क्या, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 13 आ जाएगा, बिल्कुल 132 बन रहा है। लेकिन क्या इनका मासा 111 होगा साथियों, ये भी एक बार देख लीजिए। क्या महत्तम समापवर्तक क्या 11 होगा, 11 से कट करेंगे, 11 पंजे 55 हो जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। मासा में एक्स्ट्रा नहीं कट करते, अगर यहाँ पर 10 होता ना तो 5 ले लेते, बाकी अब एक अलग नंबर नहीं लेंगे, ठीक है ना, लासा कहा जाता, तो इसको हम 5 और उसके बाद 7 से कट कर सकते थे। तो ये तो दोनों कंडीशन बिल्कुल साथियों सही हो रही, इसलिए वो दो ऐसे संख्याएं 55 और 77 हैं जिनका अगर योगफल करोगे तो 132 आएगा, और अगर इनका मासा निकालोगे तो 11 आएगा। बाकी बी से नहीं आएगा, सी से नहीं आएगा और डी से भी नहीं आएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए बताइए राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 10 वर्ष पहले सचिन की आयु अरुण की आयु से 2 गुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष हो जाती है तो अरुण की वर्तमान आयु क्या है। देखिए 10 वर्ष पहले की बात चल रही है, सचिन की आयु और अरुण की आयु, सचिन की आयु जो है ना वो अरुण की आयु से 2 गुनी है, तो अगर इसकी 2x आयु है तो इसकी x है। अच्छा ये 10 साल पहले की आयु है, वर्तमान समय की अगर आयु की बात करें तो वर्तमान समय की आयु इसकी ये बनेगी 2x+10 और x+10, ठीक है ना, ये x होगी अरुण की आयु, किसकी है, सचिन की आयु है, तो 10 10 प्लस कर दिया यानी कि वर्तमान की आयु बन जाती है। उसके बाद कहा गया कि यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 हो जाती है। अच्छा सचिन कहाँ, सचिन ये है, सचिन ये है, 10 वर्ष बाद अगर किसकी कितनी हो जाती है, 40 हो जाती है। ये तो वर्तमान है, अगर हम इसमें 10 वर्ष और जोड़ दें, जैसा कि इसमें कहा गया है कि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु कितनी हो जाती है, 40 हो जाती है, तो साथियों इसको एक बार कैलकुलेट करा लो और x का मान निकाल लो। जब x का मान निकल आएगा तो अरुण की आयु आपको बहुत आराम से मालूम पड़ जाएगी। तो 2x+20 क्या, 2x+20 बराबर क्या है साथियों, 40 है। 2x की अगर बात करें बराबर 40 - 20 हो जाएगा, 40 - 20 हो गया, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, तो x का वैल्यू निकलेगी साथियों वो 10 निकलेगी। तो मैं कह सकता हूं अरुण की आयु साथियों x थी और x का मान 10 है, और 2x यानी कि इसकी आयु, सचिन की आयु कितने निकलेगी, 20 निकलेगी। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि साथियों 10 आपका ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, यहां पर अगर साथियों बात करते हैं तो अरुण की वर्तमान आयु क्या है। अब एक बात यहां पर आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, यहां पर ये 10 वर्ष पहले की आयु है, ये भी अरुण की 10 वर्ष पहले की आयु है, और ये भी 10 वर्ष पहले की आयु है। कहा गया था ना 10 वर्ष पहले सचिन की आयु अरुण की आयु से 2 गुनी थी, तो अगर वर्तमान आयु निकालना है तो इसमें हमें 10 और जोड़ना पड़ेगा, तो 20 साल कुल मिला के आएगी ये साथियों। ये जो मैंने निकाला है ना अरुण की आयु साथियों 20 वर्ष आएगी, और इसकी आयु जो निकलेगी ना साथियों वो 20 निकलेगी, और 10 वर्ष हमें एक्स्ट्रा करना होगा वर्तमान के लिए, तो इसकी 30 बैठेगी। तो कुल मिला के आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।